हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो ये है सेट्स का पार्ट 4 वीडियो एंड इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट वेन डायग्राम्स एंड ऑल्सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट सेट्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट करते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग सेट थ्योरी। तो सेट्स के क्वेश्चन देखो दो तरीकों से सॉल्व हो सकते हैं, या तो आप एक फॉर्मूला का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायग्राम्स की हेल्प से, जिनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स, उन डायग्राम्स की हेल्प से आप सेट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं, हम दोनों तरीके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं दैट व्हाट आर वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। सो जो पार्ट 1 वीडियो था इस सीरीज का, उसमें मैंने बताया था आपको कि सेट्स को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म एंड एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक तीसरा तरीका भी सेट को रिप्रेजेंट करने का मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, दैट इज यूजिंग वेन डायग्राम्स। सो वेन डायग्राम इज अ डायग्रामेटिक वे, या फिर स्केच करते हैं हम यहाँ पे सेट्स को, मतलब सेट का आप डायग्राम बना दो तो वही होता है उसका वेन डायग्राम। अब ऐसा नहीं है कि आपने ड्राइंग की तरह कैसे भी उसको बना दिया, इसका भी एक तरीका होता है। कैसे बनाते हैं देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट कोई सेट ले लेते हैं, लाइक सेट A इज इक्वल टू ABC। मान लो एक सेट A है ABC, तो वेन डायग्राम्स में इस सेट को हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग अ फिगर ऑफ सर्किल। हम सेट A को एक सर्किल की तरह बनाएंगे, परफेक्ट सर्किल यहाँ नहीं बनाए तो उससे कोई वो नहीं, एक सर्किल की तरह हमने सेट A को बनाया और इस सर्किल के अंदर हमने लिख दिया A, B और C। ABC आप कैसे भी कहीं भी लिख सकते हो इसमें, बाकी आपका सेट के अंदर ही ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा सेट A, और इसके ऊपर हम यहाँ पे या साइड में कहीं पे भी आप लिख सकते हो इसका नाम A। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस सेट A। सो वेन डायग्राम का मतलब समझे, अगर सिंपल वे में देखा जाए तो वेन डायग्राम कुछ नहीं होता, बस एक सेट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका यूज क्या होगा, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल सा है डायग्राम, बट जब हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये डायग्राम्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम था, अभी हम लोग एक टफ लेवल का थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता, लेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट होता एंड इसके अंदर मान लो हमारा एक और सेट होता A, जिसके अंदर होता 2 3 4 5 एंड एक मान लो B सेट होता जिसके अंदर होता 4 5 6 7 8। मान लो ऐसा कुछ होता, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट अगर हमें गिवन होता, एक हमारे पास सेट A होता एंड एक हमारे पास सेट B होता, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल होता। तो इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाते तो कैसे बनाते, देखो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए यूनिवर्सल सेट को हम एक बड़े से रेक्टेंगल में शो करते हैं, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें A और B सेट बनाने हैं, तो कैसे बनेगा देखो, पहले हम बना लेते हैं A सेट को, तो ये हमने बना लिया A सेट। अब क्योंकि A और B सेट में 4 और 5 कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं A वाला सेट और B वाला सेट ओवरलैप कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, ये तरीका होता है ओवरलैपिंग सेट्स को बनाने का, मतलब ऐसे सेट्स जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनको हम वेन डायग्राम्स में इस तरह बनाते हैं। अब देखो इसमें हम एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, वो एलिमेंट्स जो सेट A में है, सिर्फ सेट A में, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 2 एंड 3। अब वो एलिमेंट्स जो सिर्फ सेट B में है, जैसे कि 6 7 एंड 8, ये हम लिखेंगे सेट B के अंदर, 6 7 एंड 8। बचे 4 और 5 जो कि दोनों में ही लाई कर रहे हैं, दैट इज दे आर एट द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड D। सो ये हम लिखेंगे कहाँ पे, जहां A और B इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दैट इज यहाँ पे 4 एंड 5। सो ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ A एंड B सेट, लेकिन अभी भी यूनिवर्सल सेट बचा है। अब जो एलिमेंट्स ना A में है ना B में है, वो हम लिखेंगे इस यूनिवर्सल सेट यानी कि बाहर वाले रीजन में। कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, 1, फिर 2 3 हो चुका है, 4 5 6 7 8, बचे कौन कौन से 9 और 10। तो 9 और 10 कहीं भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ लिखो, आप यहीं पे लिख सकते हो, अदरवाइज बाहर होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल का वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। सो वेन डायग्राम्स बनाने का तरीका आपको समझ में आया। अब मान लो ऐसा कुछ होता कि दो सेट्स आपके डिसजॉइंट होते हैं,
फॉर टू डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तब उनका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? तब उन सेट्स का हम डायग्राम बनाते हैं इस तरह, एक सेट A, एक सेट B. दिस शोज दैट द टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. तो डिसजॉइंट सेट्स आपस में ओवरलैप नहीं होंगे, ये प्रॉपर्टी याद रखना. सो आई होप वेन डायग्राम्स का आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा. सो अभी हम इसका यूज करेंगे आगे जब प्रॉब्लम्स आएंगे. सो अभी इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आप लोग को सेट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा एंड काफी जगहों पे यूज होगा. चलो देखते हैं. सो सेट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसको आप याद रखना, इसको कभी मत भूलना, बिकॉज ये 11th-12th दोनों में ही कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, चाहे आप सेट्स पढ़ो चाहे ना पढ़ो. ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है दैट इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट्स फॉर्मूला. ये होता है n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n A इंटरसेक्शन B. अब आप कहोगे ये n कहाँ से आ गया? ठीक है, ये तो कहानी का हिस्सा था ही नहीं. तो ये n कहाँ से आया मैं बता देता हूँ. सबसे पहले तो यही बता देते हैं n क्या है. तो एक टर्म होता है दैट इज नोन एज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स. कार्डिनैलिटी, अब ये कहाँ से आ गया? यही होता है n. देखो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझो, लेट A इज इक्वल टू, A के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स दे देते हैं लाइक A B C, 3 एलिमेंट्स हमने दे दिए. सो हम कहते हैं अगर हमें काउंट करने हो कि A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. तो एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बताते हैं. सो दैट थिंग इज नोन एज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट. कैसे लिखते हैं? n का मतलब है कार्डिनैलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेट का नाम n ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ पे A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3. सो n ऑफ A इज इक्वल टू 3. This means that there are 3 elements in set A. इसका मतलब क्या है? That there are 3 elements in set A. That is known as cardinality of a set. Cardinality of a set हमें क्या बताता है? Number of elements existing in that set. Correct? So यही होता है cardinality. अब यहाँ पे जिस सेट के बाहर n लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. तो कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूला है जो कि रिलेशनशिप बता रहा है किसके किसके बीच? इंटरसेक्शन, यूनियन एंड सेट्स के बीच में. अब ये आता कहाँ से? चलो इसके बारे में बात करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने ऐसे ही नहीं लिख रखा है, ध्यान रखना. अभी जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला से सॉल्व होंगे. तो इसको चाहे तो याद कर लो, चाहे तो समझ लो, आप आसानी से समझ जाओगे कहाँ से आया. देखो फॉर एग्जाम्पल एक वेन डायग्राम देखो. अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं. मान लो ये 2 सेट्स हैं A एंड B और कुछ इस तरह ये बने हुए हैं. ठीक है, ये आपका बाहर यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A, ये सेट B, और ये जो पार्ट है ये है आपका A इंटरसेक्शन B. ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है जहाँ पे A और B ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपका है A इंटरसेक्शन B. ये A है, ये B है, और ये पूरा अगर देखा जाए ये A यूनियन B है. तो अगर यहाँ पे तुमको निकालना हो N A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब समझना, A यूनियन B का मतलब है कि ये पूरा आप रीजन ले लो, मतलब A का रीजन और B का रीजन एक साथ अगर ले लो, यही होता है A यूनियन B. तो A यूनियन B में एक साथ कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप पूरे सेट A को लोगे, n ऑफ A को पूरा ऐड करोगे, फिर B को पूरा ऐड करोगे. लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपको दिखेगा दैट जब A को पूरा ले रहे हो और B को पूरा ले रहे हो तो ये रीजन ओवरलैप हो रहा है. दैट्स वाई ये रीजन 2 बार काउंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने A को पूरा लिया फिर B को पूरा लिया, तो जो रीजन ओवरलैप हो रहा था वो तो 2 बार काउंट हो गया ना. दैट्स वाई इसमें से हम माइनस करते हैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो कहीं ना कहीं ये मेंसुरेशन पार्ट अगर आपने 10th में कायदे से किया होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी.
दैट दो फिगर्स जब ओवरलैप करते हैं तो उनका ये रीजन 2 बार काउंट हो जाता है, दैट्स वाई वी सबट्रैक्ट एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होगा एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ये डायग्राम से ही निकल के आता है। अब मान लो अगर ये सेट्स ऐसे होते, डिसजॉइंट होते, इनमें कोई भी इंटरसेक्शन ना होता, तब हमें क्या दिखता, तब ये पार्ट तो 0 हो जाता, तब सीधे सीधे हम क्या कहते, तब हम कहते दैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए, ये ए होता, ये बी होता, एन ए प्लस एन बी। तब हम कहते दैट दिस प्लस दिस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता ही ना। बट जनरली हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, इन जनरल हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं, बिकॉज जनरली आपका ओवरलैपिंग सेट्स होंगे ही होंगे जनरली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। एंड ये कहाँ से आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो साथ में सॉल्व भी कर सकते हो उनको। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ x and y are two sets such that n of x is equal to 17, n of y is equal to 23 and n of x union y is equal to 38, find n x intersection y। सो हमारे सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ x and y are two sets such that number of elements in x is equal to 17, number of elements in y is equal to 23, number of elements in x union y is equal to 38, सो हमें फाइंड करना है n of x intersection y। अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो दो सेट्स हमारे a और b होते थे उसकी जगह यहाँ पे इन्होंने x और y यूज कर लिया है, तो सीधा इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे मैं ए बी ना यूज करके एक्स वाई यूज करूंगा। सो कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो हमें ये चीज फाइंड करनी है एंड ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। सो पहले हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे, तो आप इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आओ एंड इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आओ। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैथ्स में इक्वेशंस में आप करते हो, तो ये वाला टर्म बस आपको उठा के इधर ले आना है एंड ये टर्म चला जाएगा इस साइड। सो देख लो, ये हो जाएगा n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा n ऑफ x यूनियन y। सो अभी बस हम यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे क्योंकि हमें ये तीनों चीजें पता है। सो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज इक्वल टू 17, इसको रख दिया 17, n ऑफ y इज इक्वल टू 23, इसको रख दिया हमने 23, देन माइनस n ऑफ x यूनियन y, कितना दिया हुआ है 38। सो बस अभी हमें इसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पे ऐड कर लो 17 प्लस 23, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 2 प्लस 1 3 4 40 माइनस 38। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। सो इसका आंसर कितना आ गया, n ऑफ x इंटरसेक्शन y, यानी कि जो इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 2। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। तो चलो भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन इज, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग चीजों के। सो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y है। सो क्वेश्चन आप एक बार देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है इफ x and y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x यूनियन y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, x के एलिमेंट्स दिए हैं एंड y के एलिमेंट्स दिए हैं। सो हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर लिख के जरूर बताना।
फॉर्मूला क्या यूज होगा, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन को आप जाके एक बार देख लो, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको वैसे ही फॉर्मूला लिखना है, फिर x इंटरसेक्शन y का फॉर्मूला बनाना है, फिर वैल्यूज को पुट करना है और इसको निकाल के बता देना है। सो फाइनली मुझे आप लोग बताना दैट n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना होगा, ये क्वेश्चन आप लोग करना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ ग्रुप ऑफ, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी and 200 can speak English. Full stop. How many people can speak both Hindi and English? सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो एक ग्रुप है 400 लोगों का, जिसमें से 250 लोग सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे बस आपको समझना है कि इस प्रॉब्लम में से हमें अपने मतलब की चीज़ें कैसे निकालनी है एंड कैसे हमें सेट वाले फॉर्मूला में रख के उनको सॉल्व कर देना है। चाहे आप फॉर्मूला से समझो, चाहे आप डायग्राम से समझो। तो चाहो तो मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। चलो समझा देता हूँ। एक पहला प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मीन्स जो टोटल आपके लोग हैं वो कितने हैं 400, मतलब यूनिवर्सल सेट में आपके 400 लोग हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है 250 पीपल कैन स्पीक ओनली हिंदी। फिर हमें दिया है कि हिंदी बोलने वाले लोग, अब हिंदी के लिए मैं यहाँ पे H यूज कर रहा हूँ, आप समझ जाना, ये हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट है जिसका मैं नाम रख रहा हूँ H। आप चाहे तो पूरा पूरा यहाँ हिंदी लिख सकते हो, बट वो बेकार में आपकी मेहनत बढ़ाएगा। तो यहाँ पे लिख दो n ऑफ H, यानी नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इज इक्वल टू कितना, कितने लोग हिंदी बोलते हैं 250 लोग। फिर इसके बाद एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश वाले लोगों के लिए आप सेट का नाम रख दो E, ठीक है। तो n ऑफ E नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू 200, राइट। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपसे क्या पूछा गया है, देखो डायग्राम की वजह से समझ लो इसको। तो डायग्राम की हेल्प से अगर समझे तो मान लो ये दो साइड्स हैं, ये हिंदी समझने वाले लोग हैं, ये इंग्लिश समझने वाले लोग हैं। तो हिंदी समझने वाले लोग कितने हैं 250, इंग्लिश समझने वाले लोग कितने हैं 200। अब ये ओवरलैपिंग पार्ट में कितने लोग आते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों कौन समझ पाते हैं, ये हमें निकालना है। तो ये होता क्या है ओवरलैपिंग वाला पार्ट, दैट इज H इंटरसेक्शन E, ये होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यही हमें यहाँ पे निकालना है। हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बोथ जब भी कहेगा तब आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है H इंटरसेक्शन E, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब एक सवाल ये आता है दैट यहाँ पे आपका यूनियन वाला पार्ट कहाँ गया, ठीक है। फॉर्मूला में तो यूनियन आता है ना, यूनियन वाला पार्ट कहाँ गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको ऐसे कुछ दिया होगा तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि यहाँ पे बाहर कोई भी पर्सन है ही नहीं, मतलब यूनिवर्सल सेट में कोई भी आपका पर्सन बचेगा ही नहीं। तो जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो पूरा पूरा 400 कहीं ना कहीं आपका ये यूनियन वाला पार्ट बता रहा होता है, मतलब बाहर कुछ यहाँ है ही नहीं। यूनिवर्सल सेट आपका पूरा पूरा क्या है, यूनियन के ही बराबर है। तो इसको आप मान लो n ऑफ H यूनियन E, ठीक है। जो आपका यूनिवर्सल सेट उसने बताया है इन अ ग्रुप ऑफ टोटल दिस पीपल, इसी को आप मान लो A यूनियन B, ठीक है, H यूनियन E। तो अभी हम लगा देते हैं फॉर्मूला एंड फॉर्मूला की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हम फॉर्मूला बना चुके थे पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम दोबारा नहीं बनवाऊंगा। ये क्या हो जाएगा H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH यूनियन E। ये फॉर्मूला हमने बनाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अभी यहाँ पे वैल्यूज को रख दो। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी कितने हैं 250 प्लस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ये कितने हैं 200 माइनस NH यूनियन E, टोटल लोग कितने हैं 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 माइनस 400, दैट विल बी इक्वल टू 50।
सो पूरे ग्रुप में 50 लोग ऐसे होंगे जो कि इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे यानी कि H इंटरसेक्शन E वाले हिस्से में आ रहे हैं. सो दैट मीन्स दैट नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर कितने 50. सो 50 इज आर आंसर. सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको. अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा पीछे जाके एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो. अदरवाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं एंड इससे और थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा एंड आपको और समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी. तो ये भी पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह थोड़ा मिलता जुलता ही है, बस प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं. देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि 70 लोगों के ग्रुप में इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल. सो यहाँ पे हमें गिवन है दैट टोटल जो हमारा यूनिवर्स है एन ऑफ यू कितने लोगों का है 70 लोगों का. 37 लाइक्स कॉफ़ी. सो 37 लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं. अब यहाँ पे कॉफ़ी के लिए मैं सिंबल यूज़ करूँगा C. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी. कॉफ़ी वाले सेट में कितने लोग हैं 37 लोग. कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग हैं 37. 52 लाइक टी. चाय कितने लोग पसंद करते हैं, तो टी के लिए मैं सिंबल यहाँ पे टी यूज़ कर लेता हूँ. ठीक है, पहचानने में आसानी रहती है ऐसे. चाय पसंद करने वाले लोग हैं 52 एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका मतलब भी यही है दैट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट यहाँ पे एन ऑफ यू जो है यही क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी. ठीक, ये चीज़ समझना. कभी कभी क्वेश्चंस में आपको अलग से कुछ नहीं बताएगा या इस तरह की कोई चीज़ बता देगा कि एटलीस्ट हर पर्सन कुछ ना कुछ तो पसंद करता है. इसका मतलब बस ये होता है कि जो आपके यहाँ पे सेट्स बनेंगे यूनिवर्सल सेट में कुछ नहीं बचेगा बाहर. आपका सारा कुछ जो होगा ए और बी में कहीं ना कहीं इतने में ही सब कुछ आ जाएगा, आपका बाहर कुछ नहीं बचेगा. तो इसीलिए इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट बराबर होता है ए यूनियन बी के. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है. इतनी चीज़ें हमें गिवन है. हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी. तो मान लो ये कॉफ़ी वाले लोग, ये हो गए चाय वाले लोग. इंटरसेक्शन में वो वाले लोग होंगे जो दोनों चीज़ें पसंद करते होंगे. सो हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है कि कितने लोग कॉफ़ी भी पसंद करते हैं एज वेल एज टी भी पसंद करते हैं. हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी. सो बोथ के लिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट में निकालना है. सो सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है एंड ये चीज़ निकाल लेनी है. तो ये काम आप लोग कर सकते हो चाहे तो पॉज करके, अदरवाइज मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ. देख लो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे यूनियन वाला. फिर से एक बार मैं बता देता हूँ. तो ये हो जाएगा एंड यहाँ पे C एंड T ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा. N ऑफ C यूनियन T. सो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है N ऑफ A यूनियन B या C यूनियन T इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ T, मतलब दोनों सेट्स का एडिशन माइनस दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन. अगेन ये आपको निकालना है तो इसको आप इधर लेफ्ट में ले आओ, इसको आप राइट में ले आओ. तो ये हो जाएगा N ऑफ C इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ T माइनस N ऑफ C यूनियन T. यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे अभी. तो N ऑफ C कितना दिया हुआ है 37 प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक T कितना दिया हुआ है 52 माइनस यूनियन वाला पार्ट ये कितना दिया हुआ है 70. सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो इसको. ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 5 8, 89 माइनस 70. सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19. सो 19 लोग ऐसे होंगे जो कॉफ़ी एंड टी दोनों पसंद करते होंगे या इस ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन वाले पार्ट में लाई कर रहे होंगे. सो 19 लोग ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है. अच्छे लोग हैं, चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं. तो चलो भी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो द क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, फुल स्टॉप. हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. फिर उसके बाद एक और चीज़ पूछी गई है हाउ मेनी लाइक टेनिस. तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं एंड यहाँ पर से अपनी मतलब की चीज़ें निकाल के लाते हैं. तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल. तो यहाँ पे हमें गिवन है दैट जो टोटल हमारा यूनिवर्स है वो कितने लोगों का है 65 लोगों का. देन 40 लाइक क्रिकेट. फिर हमें दिया है कि इसमें से 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है. क्रिकेट के लिए मैं यहाँ पे C सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, राइट. फिर दिया है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस.
तो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस के लिए मतलब हमें दिया हुआ है C इंटरसेक्शन T। क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ कितने लोग पसंद करते हैं? 10। सो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये हमें दिया हुआ है N ऑफ C इंटरसेक्शन T। फिर आगे है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब यहाँ पे आपसे जो चीज़ पूछी गई है वो थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम बाद में निकाल लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो हमें एक चीज़ निकालनी है हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये निकालना सिंपल है, पहले इसको निकालते हैं। तो देखो अगेन यहाँ पे हमें कुछ और नहीं बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होल यूनिवर्स है इसको हम मान लेंगे कि यही क्या है हमारा N ऑफ A यूनियन B। यहाँ पे A B नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा N ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस। सो क्रिकेट और टेनिस दोनों कितने लोग लाइक करते होंगे जो हमारे टोटल यूनिवर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अभी हमें निकालना है ये, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, या सेकंड पार्ट मान लो, चलो इसको सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे N ऑफ C यूनियन T इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ T माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T, यही होता है फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें निकालना क्या है, NT, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को बनाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को बनाएंगे तो ये हो जाएगा N ऑफ T, बाकी सारा कुछ आप भेज दो इस साइड, ठीक है। तो N ऑफ T इज इक्वल टू N ऑफ C यूनियन T, ये इधर ही रहेगा, बाकी ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का N ऑफ C, ये इधर आएगा तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन T। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया इसके लिए, ठीक है, सब्जेक्ट इसको बना लिया, बाकी सबको भेज दिया लेफ्ट साइड, तो ये बन गया। अभी हम सारे टर्म्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो N ऑफ C यूनियन T कितना दिया हुआ है हमें, 65, माइनस N ऑफ C कितना दिया हुआ है हमें, 40, फिर उसके बाद प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन T कितना दिया हुआ है हमें, 10। प्लस वाले टर्म्स ऐड कर लो पहले, ये हो जाएगा 75 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस कितना आ गया, 35, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो देखो सेकेंड पार्ट तो आ गया। अभी हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब पहले तो इसका मतलब समझो कि पूछा क्या गया है। अगर इसको डायग्राम से समझे तो अगर हम इन दोनों सेट्स का डायग्राम बनाए तो देखो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। सो यहाँ पे हमें गिवन है दैट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट आर 40, मतलब ये पूरा रीजन, यहाँ पूरा ये सर्किल, ये कितना है 40, ठीक है। और जो टेनिस लाइक करने वाले लोग हैं ये हमने देखो निकाल लिया, ये कितने हैं 35। अब 35 ये पूरा रीजन है, ध्यान रखना, मतलब इसमें यहाँ ओवरलैपिंग वाले लोग भी आ रहे हैं, 35 के अंदर यहाँ पे ओवरलैपिंग वाले लोग भी हैं। उसी तरह क्रिकेट में भी इस सेट में यहाँ पे 40 में ये ओवरलैपिंग वाले लोग भी हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें सिर्फ वो लोग बताने हैं जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हो, सिर्फ टेनिस। तो सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले लोग कितने होंगे, ये पूरे टेनिस में से आप ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हटा दो, तो सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले लोग होंगे ये, मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ। सिर्फ टेनिस कौन लाइक करते होंगे, ये बचे हुए लोग। तो ये कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, ये चीज निकालने के लिए, ओनली टेनिस वाले लोगों का नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टेनिस के टोटल लोग उठा लो, दैट इज 35, एंड इसमें से क्या हटा दो, इसमें से ये ओवरलैपिंग वाला हिस्सा माइनस कर दो। सो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है क्या, यहाँ पे ए भी नहीं लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा T इंटरसेक्शन C। तो ये ओवरलैपिंग वाला हिस्सा इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु ओनली लाइक टेनिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा N ऑफ T माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन C। अब ध्यान रखना ये एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से देख के बनाया है, इतना थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे वैल्यूज को रख देते हैं। टेनिस में टोटल लोग कितने थे, टेनिस लाइक करने वाले 35, इसमें से इंटरसेक्शन जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं उनको हटा दो, मतलब इतने पार्ट को हटा दो, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा कितना है 10 का। सो सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले लोग यानी कि ये ब्लैक पार्ट वाले लोग कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके
5. So 25 people are those people जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं पसंद है. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. ये थोड़ा सा टफ था बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना था. तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं. चलो अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस. सो लास्ट क्वेश्चन इज, इन अ कम्युनिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. देखो यहाँ पे भी हमें सिंपल दिया हुआ है दैट 50 people speak French, मतलब एक कम्युनिटी में 50 लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं. तो n of French is equal to 50. So number of people who speak French is equal to 50. 20 people Spanish बोलते हैं, तो number of people who speak Spanish is equal to 20. And 10 speak both Spanish and French. And 10 speak both Spanish and French. ठीक है, ये दिया हुआ है 10. So यहाँ पे पूछा क्या गया है, how many speak at least one of these two languages. तो देखो सिंपल है, बस आपको आइडिया लगाना ये है क्या, how many people speak at least one of the two languages. तो अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमें दिया हुआ है दैट एक सेट है, दो सेट हैं. एक है आपके फ्रेंच बोलने वाले लोगों का सेट जिसमें 50 लोग हैं, एंड स्पेनिश बोलने वाले लोगों का सेट है जिसमें कि 20 लोग हैं. अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते हैं, दैट इज फ्रेंच एंड स्पेनिश दोनों बोलते हैं, वो दिया हुआ है. हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस. मीन्स हमसे पूछा गया है ये पर्टिकुलर रीजन कि मतलब वो लोग कितने होंगे जो एटलीस्ट या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश या फिर दोनों बोलते ही होंगे. एटलीस्ट का मतलब एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं और साथ में दोनों भी बोल सकते हैं. सो मीन्स हमसे यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश, एंड इन फ्रेंच और स्पेनिश या फ्रेंच यूनियन स्पेनिश. मतलब एटलीस्ट वो एक लैंग्वेज बोलते हो, एटलीस्ट जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, यूनियन निकालना होगा. तो आप एटलीस्ट वर्ड को यूनियन से रिलेट करके देख सकते हो. सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, n of f यूनियन s, मतलब वो कितने लोग होंगे जो फ्रेंच या तो स्पेनिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलते ही बोलते हैं. सो आई थिंक आप निकाल लो यूजिंग फॉर्मूला, आप इसको निकालना एंड मेरे को सॉल्व करके इसका आप आंसर बताना. ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना. सो गाइस आई थिंक जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना. अभी यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है एंड वीडियोज़ रिकमेंडेशंस में उतने नहीं जा रहा है, एंड थोड़ा सा नोटिफिकेशन में भी दिक्कत होता है. तो थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो मेरा, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 11th में है उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो. ठीक है, और साथ में आप मुझे कमेंट्स में लिख के ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा. एंड आप होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर तो देने ही देना, एंड साथ में मुझे ये भी बताना कि आप आगे इन फ्यूचर कैसा कंटेंट चाहते हो. उसके अलावा आप अपना कोई भी चाहे तो फीडबैक देना चाहते हो तो दे सकते हो. तो मैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाता रहूँगा. तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. वैसे तो नोटिफिकेशंस काम कम करते हैं, बट जब भी करेगा तो नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो का तुरंत मिल जाएगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँगा. सो तब तक के लिए आप लोग घर पर रहो, सेफ रहो एंड पढ़ाई करते रहो. चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.